पिछली वीडियो में हमने आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा था, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ा था, आयनिक बॉन्ड के बारे में पढ़ा था। आज की वीडियो में हम कोवेलेंट बॉन्ड, जो कि दूसरी टाइप है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड या फिर इंट्रामोलिकुलर फोर्स की सेकंड टाइप है बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। इसको हिंदी में सहसंयोजक बंध भी कहते हैं। एक समान अथवा भिन्न तत्वों के परमाणुओं के मध्य संयोजी इलेक्ट्रॉन की साझेदारी शेयरिंग के कारण निर्मित बंध सहसंयोजन बंध कहलाते हैं। मतलब कि एक समान और भिन्न तत्व, मतलब कि सेम एलिमेंट भी हो सकते हैं और डिफरेंट एलिमेंट भी हो सकते हैं। वो एलिमेंट के एटम के बीच में जो संयोजी इलेक्ट्रॉन, मतलब कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, शेयरिंग होती है। शेयरिंग करके इलेक्ट्रॉन की, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होकर उसके कारण जो बॉन्ड बनता है उसी को कोवेलेंट बॉन्ड या सहसंयोजक बॉन्ड कहते हैं। सहसंयोजक बॉन्ड या कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े सभी परमाणु इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से अपना अष्टक पूर्ण करते हैं। मतलब कि अपना अष्टक पूरा करने के लिए ये शेयरिंग टेक्निक का उपयोग करते हैं। इसमें साझेदारी, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है। जो बॉन्ड सामान्यतः उन परमाणुओं के मध्य निर्मित होते हैं जिनकी विद्युत ऋणात्मकता यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो चीज़ होती है जैसे कि इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर, अपनी ओर आकर्षित करने की पावर ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है। तो बॉन्ड सामान्यतः उन परमाणु, मतलब उन एटम के मध्य निर्मित होता है जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग समान होती है। मतलब कि ये बॉन्ड कैसे बनेगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दो एटम के बीच में अगर कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है तो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समान होनी चाहिए। मतलब कि इलेक्ट्रॉन को खींचने की या इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की जो पावर होती है वो समान होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। सहसंयोजी बंध निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। मतलब कि कोवेलेंट बॉन्ड 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है सिंगल बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। जब दो परमाणु के मध्य दोनों परमाणुओं के एक एक संयोजी इलेक्ट्रॉन अर्थात कुल एक इलेक्ट्रॉन पेयर युग्म की साझेदारी होती है तो उन परमाणुओं के मध्य एकल सहसंयोजक बंध का निर्माण होता है। मतलब कि जो एटम की शेयरिंग, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी एटम के बीच में, वो एक एक इलेक्ट्रॉन की होगी और जो पेयर बनेगा वो एक पेयर बनेगा इलेक्ट्रॉन का। दोनों एटम के इलेक्ट्रॉन को मिलाकर एक पेयर बनेगा। उससे जो बनने वाला जो बॉन्ड होगा वो क्या होगा, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। उदाहरण के लिए एग्जांपल देखें तो क्लोरीन के परमाणु में 7 सहसंयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 7। मतलब कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं क्लोरीन में? 7 होते हैं। अर्थात इसका अष्टक पूरा होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। क्लोरीन के 2 परमाणु परस्पर एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके अपना अपना अष्टक पूर्ण करते हैं। मतलब कि 2 क्लोरीन ले लिए, उनको एक एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है तो दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके अपना अपना ऑक्टेट है वो पूर्ण कर सकते हैं। इस प्रकार क्लोरीन के परमाणु के मध्य एकल सहसंयोजी बंध का निर्माण होता है। फिर दूसरा जो बॉन्ड का टाइप होता है वो होता है द्विक सहसंयोजी बंध यानी कि डबल कोवेलेंट बॉन्ड। जब दो परमाणु के मध्य दोनों परमाणुओं के दो दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन अर्थात कुल 2 इलेक्ट्रॉन युग्म यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन पेयर बनते हैं जिसमें, और जो हर एक एटम है वो 2 अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा तो उन परमाणुओं के मध्य डबल कोवेलेंट बॉन्ड यानी कि द्विक सहसंयोजक बंध का निर्माण होता है। एग्जाम्पल है इसका ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के प्रत्येक परमाणु में 6 संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6 ऑक्सीजन एटम के अंदर। अर्थात इसका अष्टक पूर्ण करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। इसका अष्टक पूर्ण, ऑक्टेट पूर्ण करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन के 2 परमाणु परस्पर 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके अर्थात द्विक सहसंयोजक बंध बनाकर अपना अष्टक पूर्ण करते हैं। मतलब कि ये 2 हर एक एटम ऑक्सीजन का 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके 2 इलेक्ट्रॉन पेयर बनाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर बनाते हैं। इससे क्या होता है, उसका ऑक्टेट है वो पूरा हो जाता है। त्रिक सहसंयोजक बंध यानी कि ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। जब 2 परमाणुओं के मध्य दोनों परमाणुओं के 3-3 इलेक्ट्रॉन अर्थात कुल 3 इलेक्ट्रॉन युग्मों की साझेदारी होती है तो उन परमाणुओं के मध्य त्रिक सहसंयोजक बंध यानी कि ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड का निर्माण होता है। उदाहरण नाइट्रोजन अणु, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल। इसमें नाइट्रोजन के प्रत्येक परमाणु में 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसलिए इसे अष्टक पूर्ण करने में 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, क्योंकि 5 में अगर 3 इलेक्ट्रॉन और जुड़ जाए तो उसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। नाइट्रोजन के 2 परमाणु परस्पर 3-3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके अर्थात यानी कि ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनाकर अपना ऑक्टेट पूरा करते हैं। इसकी जो ये दिखाया हुआ है एक डायग्राम कि इसमें दिखाया हुआ कि टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड जो कि क्लोरीन में आता है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड क्लोरीन, 2 क्लोरीन के एटम पे, और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पे डबल कोवेलेंट बॉन्ड होता है और नाइट्रोजन पे ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होता है। अगला है कोवेलेंट कंपाउंड। कोवेलेंट बॉन्ड से जो कंपाउंड बनते हैं
वही क्या होते हैं कोवेलेंट कंपाउंड। कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा देखिए सहसंयोजक बंध यानी कि कोवेलेंट बॉन्ड द्वारा जुड़े हुए परमाणु से निर्मित यौगिक यानी कंपाउंड सहसंयोजक यौगिक यानी कि कोवेलेंट कंपाउंड कहलाते हैं। उदाहरण कौन सा होगी, जल और मीथेन, पानी और मीथेन। अब जल लेते हैं तो H2O होता है इसमें। H2O में देखिए कोवेलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है इसने। ऑक्सीजन के एक परमाणु, एक एटम क्या लिया ऑक्सीजन का, और हाइड्रोजन के 2 परमाणु लिए के मध्य एकल सहसंयोजक बंध यानी कि सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में। मीथेन CH4 फॉर्मूला होता है। कार्बन के एक परमाणु व हाइड्रोजन के 4 परमाणुओं के मध्य एकल सहसंयोजक बंध यानी कि सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना होता है। तो इसका डायग्राम ये दिखाया हुआ है। प्रमुख सहसंयोजक यौगिक जो इम्पोर्टेंट है, जो कोवेलेंट कंपाउंड उसमें होते हैं वो कौन कौन से हैं। जो कोवेलेंट कंपाउंड है वो यहाँ पर दिखाया, उसका जो केमिकल फार्मूला है वो यहाँ पर दिखाया दूसरे कॉलम में है। तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 फार्मूला आता है, जल का H2O, अमोनिया का NH3, मीथेन का CH4, इथिलीन, इसको इथाइलिन भी बोलते हैं या इथीन भी बोलते हैं इसको। UPSC नेम करेंगे जब हम इसके बारे में सीखेंगे अच्छी तरह से। इथीन बोलते हैं या इथिलीन बोल सकते हैं। C2H4 और एसिटिलीन C2H2, इसको हम इथाइन भी बोलते हैं। IUPAC में देखेंगे इसका भी, इथाइन बोलते हैं या फिर एसिटिलीन बोल लीजिए। C2H2 होता है इसका फॉर्मूला। कार्बन टेट्रा क्लोराइड यानी कि टेट्रा लिखा हुआ, टेट्रा का मतलब होता है 4, कार्बन टेट्रा मतलब 4, क्लोराइड यानी कि 4 क्लोराइड है। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा CCl4। और हाइड्रोजन सल्फाइड का, हाइड्रोजन और सल्फाइड में का फॉर्मूला क्या होगा H2S। सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा, डाई का मतलब होता है 2, ऑक्साइड ऑक्सीजन, और सल्फर का सल्फर SO2 हो गया फॉर्मूला इसका। और हमने पिछले वीडियो में एक टेबल छोड़ दी थी, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसमें है कि इम्पोर्टेंट जो इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड होते हैं यानी कि आयनिक कंपाउंड होते हैं वे इम्पोर्टेंट कौन कौन से हैं वो देखिए। पहली रो में पहली कॉलम दिखाया हुआ है कि इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड, फिर उसका फॉर्मूला लिखा हुआ है। और हमको पता है कि इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड के हम उसको कंपोनेंट में तोड़ भी सकते हैं। कौन कौन से कंपोनेंट आयंस में वो टूटेंगे वो भी यहाँ पर बताया हुआ है तीसरे कॉलम में। तो सबसे पहले सोडियम क्लोराइड NaCl, ये टूटता है Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। पोटासियम क्लोराइड KCl, K पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव में टूटता है। अमोनियम क्लोराइड NH4 अमोनियम और Cl क्लोराइड, ठीक है। तो अमोनियम क्लोराइड फॉर्मूला NH4Cl, ये टूटेगा NH4 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। मैग्नीशियम क्लोराइड किस में टूटेगा, MgCl2 किस में टूटेगा, Mg2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, कैल्शियम 2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का क्या फॉर्मूला Al2O3 पॉजिटिव और O2 नेगेटिव। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव। कॉपर सल्फेट CuSO4, कॉपर सल्फेट का क्या फॉर्मूला होता है CuSO4, तो Cu2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव। कैल्शियम नाइट्रेट CaNO3 ट्वाइस, कैल्शियम नाइट्रेट का क्या फॉर्मूला आता है CaNO3 ट्वाइस, Ca2 पॉजिटिव में टूटेगा और NO3 नेगेटिव में टूटेगा। तो ये इसके चार्ज आपको याद रखने होंगे कि किस एटम पे कितना चार्ज आया हुआ है। इससे सीधा क्वेश्चन भी आ सकता है। अगला जो हमारा टॉपिक था कोवेलेंट जो बॉन्ड था जो हमारा, वो भी ख़त्म हो चुका है। अगला जो कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ रहे थे, उसकी जो करैक्टरिस्टिक्स है उसके बारे में पढ़ेंगे। करैक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड, सहसंयोजक कंपाउंड के गुण क्या है। जो कोवेलेंट कंपाउंड में दुर्बल का मतलब वीक होता है। अंतर आणविक बल इंटरमोलिकुलर फोर्स कार्य करता है, मतलब कि इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है ना जो कोवेलेंट कंपाउंड में, वो क्या होता है वीक होता है। इसलिए ये सामान्य ताप पर द्रव्य या गैसीय अवस्था में पाई जाती है। यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर पे क्या होता है कि ये हमें लिक्विड और गैसीय स्टेट में पाए जाते हैं, क्योंकि इनमें जो फोर्स लगा हुआ था वो वीक ही होता है। वीक फोर्स से जल्दी से ना तो सॉलिड फॉर्म में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है और लिक्विड और गैसेस में वीक फोर्स होता है। इंटरमोलिकुलर फोर्स वीक होता है लिक्विड और गैसेस स्टेट में। परंतु यूरिया और चीनी यानी कि यूरिया और शुगर का आदि कुछ यौगिक इसके अपवाद हैं जो केवल ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। ये लिक्विड और गैस फॉर्म में नहीं पाए जाते। कौन कौन से, यूरिया और चीनी। इन यौगिक के गलनांक व क्वथनांक निम्न होते हैं, मतलब कि इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। क्यों लो होता है, क्योंकि इसमें जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है वो क्या होता है वीक होता है। वीक होगा तो हम उसको आसानी से तोड़ सकेंगे तो इसमें हमें जो फोर्स एनर्जी देनी होगी वो कम देनी होगी, लो देनी होगी। इसलिए इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है इन कंपाउंड्स का। ये यौगिक या कंपाउंड ध्रुवीय विलयकों जैसे इथेनॉल, जल और एसीटोन
में अविलय होते हैं, मतलब कि पोलर जो सॉल्वेंट होते हैं उसमें ये कंप्लीटली डिजोल्व नहीं होती है, अविलय होते हैं, घुल नहीं पाते इसमें। जबकि अध्रुवीय विलायक होते हैं जो नॉन पोलर सॉल्वेंट होते हैं जैसे बेंजीन और हेक्सोन, ठीक है, में विलय होते हैं, मतलब कि इसमें आसानी से घुल जाते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट में आसानी से घुल जाते हैं। परंतु कुछ संयोजी यौगिक इसके अपवाद हैं, कुछ कंपाउंड्स हैं जो कोवलेंट कंपाउंड है जो इसके अपवाद हैं, जैसे कि चीनी और जल। ये ध्रुवीय विलायकों में विलय है, मतलब कि चीनी को हम पोलर सॉल्वेंट यानी कि जल में घोल सकते हैं। जल भी एक कोवलेंट कंपाउंड, कोवलेंट बॉन्ड तो इसमें होता ही है वाटर में, पर फिर भी ये पोलर सॉल्वेंट में आसानी से घुल सकता है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है। अगला क्या है, सहसंयोजी कंपाउंड। जो कोवलेंट कंपाउंड होता है द्रव अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं, मतलब कि ये इनमें से इलेक्ट्रिसिटी या कंडक्टेंस नहीं होता, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टेंस नहीं होता लिक्विड स्टेट में। परंतु एक और अपवाद है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या फिर अमोनिया, और अमोनिया भी होता है NH3। जलीय विलयन में विद्युत के सुचालक है, मतलब कि लिक्विड स्टेट में क्या है, विद्युत के सुचालक है। ये दो ही हैं, HCl और अमोनिया। ये लिक्विड स्टेट में क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टेंस हैं, कंडक्टर है, ठीक है। क्योंकि इसमें क्यों कंडक्टेंस ज़्यादा होती है लिक्विड स्टेट में, क्योंकि इसमें आयंस पाए जाते हैं, और आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी हमेशा आयंस की मदद से ही फ्लो करती है, तो इसलिए इसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो सकता है लिक्विड स्टेट में, क्योंकि इसमें आयन प्रेजेंट होते हैं। अगला जो टॉपिक है वो टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी, मतलब कि पोलैरिटी के बेसिस पर कोवलेंट कंपाउंड को किस तरह से बांटा गया है। ध्रुवीयता के आधार पर सहसंयोजी बंध के प्रकार। सहसंयोजी बंध से जुड़े परमाणु में दो प्रकार की स्थिति पाई जाती है। अष्टक पूरा करने के लिए साझा किए गए इलेक्ट्रॉन या तो दोनों परमाणुओं के ठीक मध्य में स्थित होते हैं या किसी परमाणु के अधिक निकट होते हैं, मतलब कि अगर शेयरिंग हो गई, इलेक्ट्रॉन दो एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, वो दो प्रकार से शेयरिंग होगी, या फिर वो सारा का सारा इलेक्ट्रॉन बीच में रहे, जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन है वो बीच में रहे दोनों एटम के बीच में, या फिर जो जिस पर ज़्यादा पोलैरिटी होगी यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी उस इलेक्ट्रॉन, वे जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन है उस एटम की ओर चले जाएंगे, यानी कि वो एटम उन इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेगा और वो उसके अधिक निकट चले जाएंगे। सहसंयोजी बंध यानी कि कोवलेंट बॉन्ड। नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड होता है, एक पोलर कोवलेंट बॉन्ड होता है, दो टाइप के बताए इसने, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड और पोलर कोवलेंट बॉन्ड। अध्रुवीय यानी कि नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड सहसंयोजक बंध, जब साझा किए गए इलेक्ट्रॉन दोनों परमाणुओं के ठीक बीच में हो, तो एटम के बीच में अगर शेयरिंग इलेक्ट्रॉन हो तो अध्रुवीय संयोजक बंध का निर्माण होता है, यानी कि नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड का निर्माण होता है। इस स्थिति में दोनों परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकता समान होती है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, इसमें बराबर बराबर होगी, क्योंकि इक्वल अट्रैक्शन हो रहा है दोनों के एटम में, इसलिए साझा किए गए इलेक्ट्रॉन पर समान आकर्षण बल करता है, कार्य करता है। उदाहरणतः हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, इसमें भी नॉन पोलर है, ये भी बॉन्ड बनाता है कोवलेंट बॉन्ड, और CO2 ये भी नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, और मीथेन CH4, ठीक है, इसमें भी नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड बनता है। अगला है तो दो है टाइप पोलर कोवलेंट बॉन्ड। उच्च विद्युत ऋणात्मकता यानी कि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले परमाणु साझा किए गए इलेक्ट्रॉनों पर उच्च आकर्षण बल लगाते हैं, मतलब कि वे दूसरे एटम के कंपेयर में ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं जो साझा किए गए इलेक्ट्रॉन या शेयरिंग इलेक्ट्रॉन है, जिससे सहसंयोजी बंध में असमान साझेदारी अनइक्वल शेयरिंग होती है, उत्पन्न होती है, और इलेक्ट्रॉन उच्चतर विद्युत ऋणात्मकता यानी कि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिस पर ज़्यादा होगी उस पर वह परमाणु की ओर विस्थापित हो जाएगी, मतलब कि उसकी ओर जाने लग जाएंगे वे इलेक्ट्रॉन। इस विस्थापन से सहसंयोजी बंध में एक विद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल का निर्माण होता है, मतलब कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल जनरेट हो जाता है, किसकी वजह से, जब जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन है वो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम के पास जाने लग जाए, उसके कारण पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज उस जो कोवलेंट बॉन्ड में आ जाता है, जिसको हम विद्युत द्विध्रुव यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल का भी उसमें निर्माण होता है, यानी कि जनरेट होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल का। इस प्रकार का बंध ध्रुवीय सहसंयोजी बंध यानी कि पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहलाता है। उदाहरण क्या है इसके, हाइड्रोजन फ्लोराइड यानी कि HF, फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज़्यादा होती है, तो जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन है वो फ्लोरीन की ओर चले जाएंगे, इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन परमाणु की ओर विस्थापित हो जाएंगे। अमोनिया NH3। अब नाइट्रोजन क्या है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो सभी के सभी इलेक्ट्रॉन किसकी ओर खींचे चले जाएंगे, वो नाइट्रोजन की ओर चले जाएंगे, ठीक है। अगला जो टाइप है वो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, उप सहसंयोजक बंध।
जब दो परमाणुओं के मध्य साझा किया गया इलेक्ट्रॉन युग्म केवल एक ही परमाणु से प्राप्त किया जाए तो इस दिशा में उपसहसंयोजी बंध का निर्माण होता है। यानी कि क्या मतलब है कि दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है, साझेदारी नहीं होती इसमें इलेक्ट्रॉन की साझेदारी नहीं होती। इसमें क्या होता है कि एक ही एटम से इलेक्ट्रॉन जाएगा और दूसरे एटम तक इलेक्ट्रॉन जाएगा। मतलब कि इसमें जो डोनेट करेगा वो एक ही एटम करेगा, दो एटम नहीं करेंगे। शेयरिंग तो होगी परंतु अलग टाइप में होगी। तो इस बॉन्ड को क्या कहेंगे? कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहेंगे। जो बॉन्ड बनेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहेंगे। उप सहसंयोजक बंध यानी कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड को एक तीर यानी कि एरो के द्वारा दर्शाया जाता है, जिसमें तीर का जो पीछे का भाग होगा, टेल का भाग होगा, वो इलेक्ट्रॉन वहाँ से जाता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनर एटम कहते हैं उसको, जहाँ से जाएगा, जहाँ जिस तरफ टेल है ना उस तरफ क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनर एटम है। तथा जिस पर एरो का निशान बना हुआ है अग्रभाग जो हेड पार्ट होता है उसका इलेक्ट्रॉन ग्राही परमाणु यानी कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एटम की ओर होता है वो मुँह। ठीक है, उदाहरण अमोनिया क्लोराइड का देखिए एग्जाम्पल, NH4Cl का एग्जाम्पल देखिए। क्या है? नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के मध्य साझा किए गए दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन परमाणु के हैं। जो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन है वो किसके हैं? अमोनिया। अब ये अमोनियम क्लोराइड बनता किससे है? NH3 अमोनिया और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बनता है। दोनों को अगर हम रिएक्ट करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? अमोनियम क्लोराइड मिलेगा। अब अमोनिया के दोनों इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर देगा अमोनिया और HCl को कर देगा। HCl पर जाने के बाद एक जो हमें कोऑर्डिनेट कंपाउंड मिलेगा और या फिर इसके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। अब देखिए यहाँ पे दिखाया हुआ है जो बॉन्ड बना हुआ है NH4 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। क्योंकि Cl ने इलेक्ट्रॉन लिए हैं तो इस पर नेगेटिव चार्ज और अमोनिया ने दिए है तो NH4 यानी कि तो एक हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाएगा ना HCl का, तो HCl NH4 पॉजिटिव अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड तथा अमोनियम ब्रोमाइड में विद्युत संयोजी यानी कि इलेक्ट्रोवैलेंट, कोवैलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड तीनों प्रकार के बॉन्ड पाए जाते हैं। यही एक ऐसा कंपाउंड क्या है? NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, जिसमें तीनों प्रकार के बॉन्ड पाए जाते हैं। तीनों स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड पाए जाते हैं। कौन कौन से? इलेक्ट्रोवैलेंट आयनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन तथा नाइट्रिक अम्ल नाइट्रिक एसिड HNO3। कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है? CO और ओजोन का फॉर्मूला होता है O3 और नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला होता है HNO3 में सहसंयोजक यानी कि सहसंयोजक का मतलब कोवैलेंट कंपाउंड और उप सहसंयोजक मतलब कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड दोनों प्रकार के बॉन्ड पाए जाते हैं। जो कि CO, O3, HNO3 में कौन कौन से पाए जाते हैं? कोवैलेंट और कोऑर्डिनेट दोनों बॉन्ड पाए जाते हैं। अगली बात हम पढ़ेंगे, अगला जो बॉन्डिंग कैरेक्टर था वो क्या था? वीक बॉन्ड था। अब तक हमने क्या कौन से बॉन्ड पढ़े? स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड पढ़े। अब हम पढ़ेंगे वीक बॉन्ड। वीक बॉन्ड में हमने दो पढ़े थे, हाइड्रोजन बॉन्ड और वैन डर वाल्स बॉन्ड। तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में हमने कौन से तीन पढ़े हैं? आयनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट बोले या फिर कोवैलेंट या कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तीन बॉन्ड हो गए ना। तो वीक बॉन्ड पढ़ेंगे विभिन्न अणुओं यानी कि मॉलिक्यूल, परमाणु, एटम या आयन के मध्य कार्यरत वे आकर्षण बल जिन्हें समाप्त करने के लिए कम ऊष्मा की आवश्यकता होती है यानी कि लो एनर्जी की जरूरत पड़ती है। वीक बॉन्ड होगा तो लो एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। दुर्बल बंध यानी कि वीक बॉन्ड कहते हैं। ये बॉन्ड जैविक अणुओं को निर्धारित आकार प्रदान करते हैं यानी कि जो जैविक मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको, जैसे RNA DNA, इनको शेप प्रदान करते हैं, उसका आकार या स्थायित्व प्रदान करते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड एवं वैन डर वाल्स बॉन्ड दुर्बल यानी कि वीक बॉन्ड के प्रमुख उदाहरण है। हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में पढ़े तो किसी अणु यानी मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन परमाणु H तथा उसी अणु किसी अन्य अणु की विद्युत ऋणात्मकता परमाणु के मध्य कार्यरत आकर्षण बल को हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड बनता किस किस से है? एक तो हाइड्रोजन तो होगा ही होगा और दूसरा जो एटम होगा वो कौन सा होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होना चाहिए वो, तभी हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है। यानी कि पहला तो हाइड्रोजन होगा, दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए, जो हमने पहले पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला एटम होना चाहिए। जब यह बॉन्ड दो अथवा दो से अधिक भिन्न अणुओं यानी कि मॉलिक्यूल के परमाणुओं के मध्य निर्मित होता है, इसे अंतर अणु को हाइड्रोजन बॉन्ड कहा जाता है। मतलब कि जो दो एटम होगा, जब ये दो बॉन्ड दो अथवा दो से अधिक भिन्न अणुओं मतलब कि डिफरेंट होना चाहिए, मतलब कि जो वो बॉन्ड बन रहा है ना तो उनमें जो एटम होंगे वो डिफरेंट होने चाहिए मॉलिक्यूल के। भिन्न अणुओं के मध्य परमाणु के मध्य निर्मित हो उसे अंतर अणुक इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। उदाहरण देखिए, जैसे H2O जल हो गया, NH3 अमोनिया हो गया, H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो गया। ये कौन सी है? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इसमें देखेंगे तो आप क्या है, जो ये दो या दो से अधिक भिन्न अणु मॉलिक्यूल हैं के परमाणु के मध्य निर्मित होता है। मतलब कि डिफरेंट मॉलिक्यूल होंगे इसमें, H2O और H2O, इसके बीच में मतलब कि H2O का एक मॉलिक्यूल लिया और दूसरा H2O का मॉलिक्यूल लिया,
ठीक है। तो H2O में एक ऑक्सीजन होता है और दूसरा मोलिक्यूल लिया जो हमने वो भी H2O का है, वो उसमें हाइड्रोजन होगा। अब हाइड्रोजन पहले मोलिक्यूल का और दूसरे मोलिक्यूल का ऑक्सीजन, दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनेगा ना, वो कौन सा बॉन्ड होगा? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। और जब हाइड्रोजन बॉन्ड एक ही अणु के विभिन्न परमाणु के मध्य बनता है, मतलब कि उसमें मोलिक्यूल एक ही होगा और उस एटम, उनके अंदर जो एटम होंगे उनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो बॉन्ड कौन सा होगा? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहा जाएगा। जैसे कि एग्जांपल है डीएनए, आरएनए, प्रोटीन। अब इनमें आप अंतर समझ गए होंगे, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंटरमोलिकुलर क्या होता है? इंटरमोलिकुलर का मतलब क्या होता है? जिसमें जो मोलिक्यूल होगा वो दो मोलिक्यूल होंगे, जैसे कि लिए हमने अलग अलग मोलिक्यूल लिए, उनके एटम के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो होता है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर एक ही, जैसे डीएनए में दो एटम होंगे, उन्हीं के बीच ही जो बॉन्ड बनेगा वो क्या होगा? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। अगली जो है वंडरवाल फोर्स। वंडरवाल जो फोर्स है किसी यौगिक के अणु के मध्य पाया जाता है। इसमें यह बल विद्युत संयोजी, सहसंयोजी, उपसहसंयोजी बंधों से भिन्न होते हैं, यानी कि कोवलेंट, कोऑर्डिनेट और इलेक्ट्रोवैलेंट से डिफरेंट होता है। वंडरवाल बल निम्नलिखित प्रकार के हो सकते हैं। कौन कौन से? वो क्या है? परमानेंट डाइपोल फोर्स, स्थायी द्विध्रुवीय बल, परमानेंट डाइपोल फोर्स। ये बल दो ध्रुवीय अणुओं, पोलर मॉलिक्यूल के मध्य सक्रिय होते हैं, जिनके मध्य संयोजी इलेक्ट्रॉनों के समान साझेदारी होती है। मतलब कि दो पोलर मॉलिक्यूल के बीच में जो बल लगता है, जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है, उसको क्या बोलते हैं? ये परमानेंट डाइपोल मोमेंट। ये क्या आपको पता चल रहा है कि ये परमानेंट लिखा हुआ है, तो ये हमेशा होगा ही होगा। अगला जो फोर्स होगा प्रकीर्णन बल अथवा लंदन बल, यानी कि डिस्पर्जन फोर्स या लंदन फोर्स। यह सबसे दुर्बल अंतर अणुक बल है, यानी कि सबसे वीकेस्ट बॉन्ड यही होता है, डिस्पर्जन फोर्स। ये टेम्परेरी फोर्स होता है जो अस्थायी होता है, यानी कि टेम्परेरी होता है। यह तब उत्पन्न होता है जब दो परमाणु परस्पर अस्थायी ध्रुवीय टेम्परेरी डाइपोल्स में परिवर्तित हो जाते हैं। उसमें क्या था? स्थायी था, परमानेंट डाइपोल। ये क्या है? टेम्परेरी वाला फोर्स है। ठीक है। वंडरवाल वैसे भी वीक ही फोर्स होता है, बहुत कम पाया जाता है ये। ठीक है, तो हमारा जो चैप्टर है वो यहीं ख़त्म होता है। अगले जो वीडियो में हम इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे।